ओके, सो लेट्स बिगिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आप म्यूज़िक क्रिएट करते हैं या किसी मूवी को देखकर आप म्यूज़िक बनाते हैं, टीवी म्यूज़िक या मूवी किसी के लिए भी, तो आप क्या देखते हो और किस तरह से आप इंस्ट्रूमेंट्स चूज़ करते हो उसके लिए? सी जैसे मैंने आपको बताया, कभी कोई गाना गाना बनाते हैं ना, पहले लिरिक्स लिखे होते हैं, थॉट लिखा होता है, और फिर उस पे ट्यून बनाते हैं, या कभी कभी ट्यून बना के रखी होती है और फिर उस पे लिरिक्स डाले जाते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स, इट्स क्वाइट अ लूज एंड कि कहाँ से कौन सी बात शुरू होती करते वक्त। इट्स लाइक आप बताइए, आप कोई पार्टी में जा रहे हैं, आप सोचते हैं मैं क्या पहनूं, यू नो, कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप पहले जूते सोचेंगे कि जूते ये पहनूंगा। कभी कभी ये होता है कि आई वांट टू वेयर दिस थिंग, तो शुरू हो जाता है थॉट वहां से। लेकिन आइडियली वो रिक्वायरमेंट ऑफ कहाँ जा रहे हो, किस टाइप का माहौल है, किस टाइप से आपका माइंड डिजाइन करना शुरू करता है कि मैं क्या पहनता हूँ, यू नो। तो इस सेम में म्यूजिक में क्या होता है कि अगर हम गाना कर रहे हैं, तो गाना का पहली चीज तो समझना पड़ता है गाना वहां है क्यों और किस चीज के लिए है। और अगर इस टाइप में है, तो जब गाना बनता है तो ऑटोमेटिकली वो जो गाना होता है जो बन जाता है, उस पे फिर हम सोचते हैं कि अच्छा इस पे तो इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट ज्यादा सूट करेगा, यू नो। अगर कोई बैलेड टाइप का है तो पियानो, यू नो, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसके साथ में ये गाने को और उभार रहा है, मतलब यू नो कि गाने को एक साउंड दे रहा है, तो फिर उस हिसाब से इंस्ट्रूमेंट सोचा जाता है। अनलेस सी ऐसा भी हो सकता है कि हम सोचे कि यार एक गाना बनाते हैं टोटली गिटार बेस्ड, तो फिर आपकी थिंकिंग वैसे शुरू हो जाती है। सो देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स एज सच कि मैं इसके स्टार्ट कौन से इंस्ट्रूमेंट से करूं, ऐसा नहीं होता है। पहले जो माहौल होता है, जो मूड होता है गाने का, उस बेसिस पे डिपेंड करता है कि यार इसका अगर मुझे एंट्री ऐसी देनी है कि एक लगे कि गाना शुरू हुआ एंट्री, तो फिर हम सोचेंगे मे बी, यू नो, मैं खाली अगर गिटार भी सोचूं ना, तो भी उसका प्लेइंग स्टाइल क्या होगा वो गाने के मूड पे डिपेंड करता है और आप क्या बोलना चाह रहे हो थ्रू योर म्यूजिक। तो अगर शुरू हो सकता है ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि वो एंट्री लगती है। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि माहौल बनाना होता है कि तो एक माहौल दूसरा बन जाता है। सेम गिटार इंस्ट्रूमेंट ही हो गया। कभी कभी आप सोचते हो कि ऐसा हमको सीनरिक व्यू देना है, तो स्ट्रिंग से शुरू करो या वॉइसेस से शुरू करो ना, जैसे लम्हे में कैसे तो पहले ही एक माहौल बना। इनफैक्ट वो गाने में तो मैंने बेस गिटार बजाई थी वो गाने में। तो सो इट इज, वो गाने का रिक्वायरमेंट क्या है, हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि म्यूजिक जब बजता है ना, आदमी विजुअलाइज करता है कुछ, राइट, म्यूजिक फील करा के विजुअलाइज करता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हम बोलना क्या चाह रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है सब। तो इंस्ट्रूमेंट उस हिसाब से देखे जाते हैं। जैसा कि हमने बहुत बार बैकग्राउंड स्कोर, फिल्म स्कोर के बारे में बात की है, तो आप बताइए हमारी ऑडियंस को कि एग्जैक्टली बैकग्राउंड स्कोर होता क्या है और आपको कितना टाइम लगता है किसी बैकग्राउंड स्कोर को या किसी स्कोर को फाइनलाइज करने में? अब जैसे दो चीजें होती है, यू नो, फिल्म्स में म्यूजिक का जो होता है, एक तो गाने होते हैं। अब गाने तो क्या होता है कि गाने पहले बनते हैं और फिर उस पर पिक्चराइज होते हैं, ठीक है ना। तो गाने का सिचुएशन बताया जाता है और सब हम वो कर लेते हैं, तो उसके हिसाब से गाना बनता है, फिर उस पर पिक्चराइज होता है, यू नो, आफ्टर द सिंगर सॉन्ग इट एंड ऑल दैट, फिर पिक्चराइज होता है उस पे। नाउ ये एक फ्रेमवर्क हो गया गानों के बारे में। बैकग्राउंड स्कोर जो होता है, वो गाना पिक्चर बनने के बाद में जब एडिट हो जाती है, तब जो म्यूजिक उसके हर सीन में किस टाइप का म्यूजिक करना है और कहाँ जरूरत है और कहाँ जरूरत नहीं है, ये सबसे बड़ी सोच होती है उसमें। क्योंकि हम गलत म्यूजिक डाल के वो सीन को खराब भी कर सकते हैं, यू नो। क्योंकि वो एक सीन जैसे होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम म्यूजिक जब सोचते हैं तो म्यूजिक हम बोलना क्या चाह रहे हैं, वैसे तो वैसे ही
जो डायरेक्टर ने वो सीन शूट किया वो उसमें कुछ बोलना चाह रहा है, वो कुछ कन्वे करना चाह रहा है देखने वाले को, तो वो समझना जरूरी है कि ये सीन बोल क्या रहा है, कर क्या रहा है, और जिस वे में बोला, जैसे मैंने आपको बताया था इंट्रो में डरडंग डरडंग, ये भी हो सकता है, और वैसे तो वो सीन में उन्होंने वो जो सीन शूट किया है वो किस इंटेंसिटी पे क्या हो रहा है, तो हमको म्यूजिक हमेशा वो जो सीन में जो बोला जा रहा है उससे एक स्टेप नीचे ही रहते हुए उसको एनहांस करना पड़ता है, इमोशंस जो एनहांस करता है। सो बैकग्राउंड स्कोर का काम ही होता है कि कैसे एक मोमेंटम, एक टेम्पो अंडरस्टैंड करते हुए सीन का उसको पैकिंग देना ऑफ अंडरलाइनिंग दो सर्टेन इमोशंस जो जहां बोले जा रहे हैं, जो डायलॉग के हिसाब से। और फिर ऐसा भी होना चाहिए कि डायलॉग है, मार्क योर गैप्स बिटवीन द डायलॉग सो दैट एक चेंज ओवर उसमें दिखे, कहाँ चेंज ओवर होना चाहिए, कहाँ मूड चेंज हो रहा है, कहाँ किसी ने हीरो ने कुछ बोला तो जब अब हीरोइन अपनी स्टोरी बात कर रही है, अपने साइड की बात, तो हमारा म्यूजिक चेंज होना चाहिए टू हर पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज होता है, जो म्यूजिक किसके लिए किया जा रहा है। सिर्फ सीन का मूड होता है, कभी कभी ये होता है कि हीरो अगर कुछ बात कर रहा है, अगर वो कुछ गुस्से में बात कर रहा है, तो हमारा म्यूजिक उस इमोशन को अंडरलाइन करता है। बट इफ द हीरोइन इज टॉकिंग इन अ वेरी इमोशनल वे, तो वो वहां से वो चेंज होता है उसके उसके जोन से। ये पहले की स्टाइलिंग जो होती थी, वो हम एवरी डायलॉग का मूड, म्यूजिक चेंज ओवर्स वैसे लाते रहते थे। अब जाके थोड़ा सा जोन जो शुरू है इज मोर ऑन द मूड ऑफ द सीन, चेंज ओवर्स कम देखे जाते हैं, थोड़ा सीन का मूड और वो पूरा सीन ओवरऑल क्या बोलना चाह रहा है हम उस पे फॉलो करते हैं। पहले काफी डिटेलिंग्स पर ध्यान दिया जा रहा था। हाँ, पहले चेंज ओवर्स ज्यादा होते थे वो सब, तो वो एक फर्क आया। तो इट्स लाइक ये नहीं कि आजकल क्या चल रहा है उसके हिसाब से नहीं, एक सेंसिबिलिटीज चेंज होती है आस्ते आस्ते कुछ सालों में ऑफ व्यूअर्स जो देखते हैं, अभी जैसे ओटीटी आने के बाद में लोगों के दिमाग में काफी चेंज हुआ है, जो थोड़ा वेस्टर्न स्टाइलिंग, उन लोग चेंज ओवर से ज्यादा उन लोग मूड जो होना चाहिए गाने का। तो हम भी फिर वैसे करते हैं, क्योंकि आजकल अगर किसी का जोन देखने का और एक्सेप्टेंस वो चीज की है, तो कहीं चीज रेट्रो नहीं लगे, तो हम फिर वो ज्यादा चेंज ओवर्स वाली चीज नहीं करते हैं। कुछ डायरेक्टर्स होते हैं, कुछ डायरेक्टर्स बोलते हैं नहीं नहीं यार, हम चेंज ओवर्स लेके चलेंगे। कुछ बॉलीवुड फिल्म्स होती हैं ऐसी जो उसमें वो इमोशन वो आएगा ही नहीं, क्योंकि शूट भी वैसे किया गया, तो हमको उसके हिसाब से चलना है। किसी को भी ऐसे नजर नहीं आना है। इट हैज टू बी, द सीन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आपका ना बैकग्राउंड म्यूजिक फील होना चाहिए कि क्या है वो सीन, तो दैट्स द जॉब ऑफ अ बैकग्राउंड स्कोर। अब आप देखिए चेस होता है, तो चेस में आपका टेम्पो बढ़ता है, जैसे तक 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 तक, ये भी हो सकता है, कभी कभी होता है। अब एक्सपेरिमेंट करने जाएगा तो अगर गाड़ी चेस कर रही है तो this happens in एक होता है कि भाग रहा है चक 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 चक। अब कभी कभी तो ऐसा होता है खाली एक और ज्यादा साउंड इफेक्ट्स पे प्ले करते हैं। इट इज ऑल अपॉन डिजाइनिंग के साथ में बैठ के क्या जोन में हम जा रहे हैं। तो और बैकग्राउंड म्यूजिक में क्या है, इतना स्कोप होता है, आप कोई भी जॉनर ऑफ म्यूजिक पे कर सकते हैं, as long as the scene, you don't take over the scene and start getting noticed. It has to be a part of the scene. वैसे तो it's quite interesting and that's why I really enjoy doing scores. मैंने पिछले कुछ सालों में काफी स्कोरिंग में, बैकग्राउंड स्कोर्स में कर दिया। अब मैं वापस गानों में आ रहा हूँ क्योंकि चेंज करना है। Change is needed. Have you ever disagreed with a director? If yes, so how did you resolve that problem? See, most of the directors are quite open to the idea. Of course, एक चीज जरूर होती है कि क्योंकि देखिए the directors live the film more, right from the initial writing stage till dialogues लिखना, till shoot करना, और फिर हमारे टेबल पे आती है, एडिट भी करना और फिर अपना हमारे टेबल पे आती है। और
कभी कभी वो शूट करते वक्त ना, मैं बताता हूँ, डायरेक्टर के दिमाग में एक सर्टेन टेम्पो चल रहा होता है। वो टेम्पो ऐसी चीज होती है कि जैसे जैसे गुस्से गुस्से में कोई डायलॉग हो, उसके भी डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटीज होती है। तो जैसे अगर कोई बोल रहा है कि यार तू क्यों कर रहा है ऐसे, क्या कर रहा है ऐसे, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना, ऐसी चीज में राइट। सेम में, अगर सेम चीज अगर यार तू ऐसे क्यों कर रहा है, तो ब्लड प्रेशर उतना नहीं बढ़ेगा जितना ये, तो हार्ट बीट बढ़ती है, फास्ट स्लो होती है। दैट इज द टेम्पो, दैट बहुत सबकॉन्शियसली एक टेम्पो फील होता है उसमें। तो वो अंडरस्टैंड करना, क्योंकि उसके दिमाग में वो टेम्पो है। बट लॉट ऑफ डायरेक्टर्स एक्सप्लेन कर देते हैं, हम उस हिसाब से करते हैं। अगर अगर ऐसा हो कि मुझे लगता है कि यार मैंने ना नहीं ऐसे टाइप भी सोचा है, जस्ट जस्ट सी इफ दिस वर्क्स, कभी कभी वर्क करता है, कभी कभी उसको लगता है हाँ यार ये मेरे सीन को और अच्छा कर देगा। तो दे आर ओपन टू इट। समटाइम्स दे वांट टू स्टिक टू, नहीं यार ये मैंने, मेरे दिमाग में वो टेम्पो जो है वो जैसा है वैसे ही करते हैं। तो देयर नेवर फाइट एज सच, बिकॉज़ इसमें झगड़ने वाली कोई बात ही नहीं है। इसमें इट्स अ टीम वर्क वेयर हमको, टीम वर्क वेयर इट्स बीइंग लेड बाय द डायरेक्टर, यू नो, राइट। एंड it's the betterment of the scene, because he has to see his movie, the what he's trying to say वो सही चीज बोली जा रही है। So I always feel कि नहीं, eventually the call director has to take and he takes that। और उसमें अगर आपको लगता है कि नहीं, तो मैं कभी बोल देता हूँ यार मुझे अभी भी लगता है कि ये ऐसा करना चाहिए। अब उस पर डिपेंड करता है, बोल नहीं यार तू खामा मत कर, मुझे बहुत सही लग रहा है, या तो बोलेगा अच्छा ठीक है क्या कर सकते बता। तो इट्स अ वेरी टीम वर्क कि हम यार कुछ सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, और नॉट नेसेसरली हमेशा आप जैसे सोचे वैसे, क्योंकि मैं जो सोच रहा हूँ हो सकता है इट्स गोइंग कॉन्ट्रास्ट टू फॉर हिम, मेरे लिए नहीं, मेरे को लगता है और बेटर हो सकता है, बट इट्स अ वेरी इंडिविजुअल। बैकग्राउंड म्यूजिक का मैं हमेशा किसी को एक्सप्लेन करता हूँ ना, अब आप, हम 5 लोग बैठे हैं, पांचों के हाथ में एक पेपर पे एक स्केच दिया गया है, और सबके हाथ में 4 कलर्स दिए गए, येलो ग्रीन ब्लू रेड, ठीक है। अब सेम स्केच है और सेम कलर्स दिए गए 5 लोगों को जी। आप मुझे बताइए, पांचों लोगों ने उस स्केच में कलर भरने हैं, आपको लगता है पांचों सेम लिखेंगे? बिल्कुल नहीं, सबका डिफरेंट होगा। हाँ, सो वैसे ही जब बैकग्राउंड स्कोर हर अलग माइंड करता है, तो वो कलर भर रहा है, हर किसी की चीज अलग दिखेगी, कुछ सही गलत नहीं है इसमें। लेकिन अगर अगर कोई आपको एक्सप्लेन करे कि यार ये कलर्स है और मैं चाहता हूँ ये फील निकल के आए, तो फिर आपका माइंड उस तरफ झुक जाता है कि अच्छा इसको ऐसा शेड, यू नो, बहुत ब्राइट नहीं होना चाहिए, बहुत ही। तो फिर इसलिए वहां डायरेक्टर का काम बहुत बहुत पार्टिसिपेशन काम में आता है, क्योंकि इवेंचुअली ही इज ट्राइंग टू से समथिंग। राइट। विच म्यूजिक हैं, तो आप लोग ऐसा मतलब बनाते वक्त आप लोग ऐसा सोचते हैं कि ये हिट होगा या नहीं होगा, या कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं आप लोग? फ्रैंकली स्पीकिंग, जब भी मैंने एक्सपेक्टेशन रखी है कुछ नहीं होता। क्यों, मैं बताता हूँ क्यों। देन यू ट्राइंग टू मेक अ हिट, या वो पूरा ध्यान उस तरफ में चले जाता है, जो कि गाना बनने के बाद में, बाहर जाने के बाद में हिट होता है। आप उसको पहले कैसे सोच सकते हो? आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, आप फर्स्ट स्टेप लोगे, सीधा 10th कैसे ले लोगे? राइट राइट। तो आप आराम से या जल्दी डिसाइड करिए आपका प्रोसेस क्या है, आप वो स्टेप लीजिए जहां तक पहुंचना है वहां पे। तो हमारा माइंड गेट्स कैमोफ्लेज्ड इनटू मेकिंग अ हिट rather than a good song or a good music piece, whatever. So I think ये सब चीजों से दूर रह के हमको अपना काम वैसे करना चाहिए जो हमको अच्छा लगे, और हमको अच्छा लगेगा तो हमको हक भी है कि सोचे कि किसी और को भी अच्छा लगेगा। और कभी भी कुछ भी करो, there'll be different people ना, different people जिनको कोई चीज अच्छी लगी, कोई चीज नहीं अच्छी लगी, that mentally has to be an acceptance। और हम भी कभी भी कुछ गाने सुनाते ना डायरेक्टर को, ये सब नए लोगों को ये देखना चाहिए कि हमारे गाने कहीं कहीं
डायरेक्टर को पसंद नहीं आता, हाँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका गाना अच्छा नहीं है। मूवी के साथ अलाइन नहीं कर रहा होगा। That director is aligned, his mind is aligned to this movie and everything only works for this movie. So उसको अगर थोड़ा सा भी लगे कि ये गाना ये मेरे जोन में नहीं बैठ रहा तो वो रिजेक्ट कर देता, बट वो रिजेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि गाना खराब है। सेम चीज को सही जगह पे कहीं और बैठ जाए तो गाना उतना ही पॉपुलर हो सकता है या उतना ही एक्सेप्टेड हो सकता है जो सही जगह पे बैठे। जैसे बोलते ना हम तो, इट वाज जस्ट द राइट पर्सन द राइट टाइम पे मैं था वहां पे। हाँ, लक की बात है। एंड आई बिलीव कि इफ यू लिव योर प्रोजेक्ट तो वो कहीं ना कहीं तुम्हें पसंद आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं किसी और को आ ही जाएगा। आपका ही होगा ना, जैसे कलर करो तो कौन सा किसी का कलर और जो कलर की अच्छी लगी वो उसने वो कर दिया, वो उसकी पिक्चर बेटर लगी तो वो क्योंकि उसने सही जगह पे सही चीज, सही नहीं एक करेक्ट जगह पे, सही बोल रहा हूँ वही बात हो गई। नहीं मतलब वही हो गया कि इफ यू एंजॉय योर प्रोजेक्ट और योर आर्ट और योर वर्क तो वो पसंद आने से ज्यादा ऐसा हो जाएगा हमें पसंद आ गया ना, अब बस ठीक है। वो वहां तक पहुंच जाएगा, और जब वो वहां तक पहुंच जाता तो दुनिया को ऑफ कोर्स पसंद आना ही है, क्योंकि आप दिल से गा रहे हो, दिल से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, दिल ही तो दिखता है एट द एंड। हाँ सही बात। जी। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि आपने इतने सारी चीजें की है, तो टीवी, मूवी और म्यूजिक, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं जब कंपोजिशन किया जाता है तो? देखिए मैंने बीच में एड्स भी किए तो क्या होता है, ये सब अलग अलग फील्ड्स है। राइट। जैसे हमें जो हम गाना करते हैं तो पहले 5-5 मिनट के गाने होते थे जी। अब वो गए 3-3 साढ़े 3 मिनट के गाने, 2 मिनट के भी हैं। 2 मिनट के भी हैं। और एक दूसरा अगर आप ऐड कर रहे हो तो आपके पास तो 30 सेकंड होते हैं, राइट। या 20 सेकंड या 40 सेकंड। आपको पूरी स्टोरी जो बोलनी है वो उतने सेकंड्स में बोलनी है, तो वो एक थिंकिंग और वो चीज अलग हो जाती है। और टीवी पे भी ऐसे होता है कि हमारा गाना जो टाइटल ट्रैक होता है वो 1 मिनट का ही होता है। राइट। आपको अपनी स्टोरी 1 मिनट में बोलनी है और इम्प्रेसिव लगनी चाहिए। और सेम चीज फिल्म्स का होता है, यू गेट दैट स्कोप ऑफ बिल्डिंग दैट मूड 3-4 मिनट का, या 2 मिनट का जो भी, जैसे तो थोड़ा सा और टाइम मिलता है उसको और तरीके से एक्सप्रेस करने का। एक तो ये फर्क हो गया। दूसरा ये होता है कि अगर टीवी का है तो टीवी के टाइटल सॉन्ग में क्या होता है, पहले अभी शायद कम होता है लेकिन पहले होता था कि हम पूरी स्टोरी के और कैरेक्टर्स को सब बताना चाहते थे टाइटल ट्रैक में। हाँ, बेलॉट जैसा होता है, बैले जैसा हो जाता है। पहले जैसा होता था तो उसमें एक सोच लानी पड़ती थी कि अच्छा कैसे करें, हर एक कैरेक्टर अलग अलग गाएगा तो वो वैसा। या जैसे मैंने झांसी की रानी। हाँ झांसी की रानी भी था, मैं आपको जो एग्जांपल बता रहा हूँ जैसे जस्सी जैसी कोई नहीं, है ना। तो एक तो वर्ड ही ऐसा था जैसी जैसी कोई नहीं, अब वो इतना म्यूजिकल नहीं था कि उसको गाओ, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये बोला जाना चाहिए। तो हमने बोला हम इसमें सब कैरेक्टर्स बुलाते अपने अपने वे में बोले, जैसी जैसी कोई नहीं, हर कैरेक्टर जैसी जैसी कोई नहीं, कितने वेज है बोलने के, है ना। तो हमने टाइटल ट्रैक में ना एक लड़की थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया लड़की के बारे में, जैसी जैसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं, तो हमने सब कैरेक्टर्स भी ले, अब वो उस टाइम में उसको ऐसा डिजाइन कर दिया और वो पॉपुलर हो गया, है ना। तो अलग अलग आइडियाज हर चीज में अलग अलग निकला। अभी इसमें ये सोच थी, अब जैसे अगर वो आर्ट था, आर्ट माहौल ही बनाना था कि सबको डर लगे, राइट। तो वो ऐसा मूड एक म्यूजिक का बनाया है कैसे, है ना। तो वो फिर सीआईडी का ये था कि सस्पेंस मिस्ट्री एक्शन वैसा, तो वो किया था। इमोशनल फीडबैक सर जो आपको रिसीव हुआ हो टीम से या ऑडियंस से, विच रियली टच्ड योर हार्ट? मुझे मैं आपको बताता हूँ, देयर आर मोमेंट्स जब हमारे सीनियर्स आपको बताते कि आप सही कर रहे हो,
मैंने जब शुरू में काम करना शुरू किया था तो आई यूज्ड टू गो देयर एंड अलग उत्तम जी के साथ शुरू किया, उसके बाद अलग अलग सब म्यूजिक डायरेक्टर सबके साथ में कर रहा था, पंचम दास सबके साथ में। तो महबूब स्टूडियो में भी हमारी रिकॉर्डिंग होती थी। तो एक दिन मैं अपनी गाड़ी लेके मैं अंदर गया, तो वकील बाबा एक डैडी के कलीग थे, परकशनिस्ट, फैंटास्टिक परकशनिस्ट। तो उन्होंने मुझे, मैं जैसी गाड़ी से उतर, मुझे बोला इधर आ बेटा। तो अब मुझे कुछ साल हो गए थे, 5-6 साल काम करते हुए। तो मुझे बोला इधर आ, मुझे तुझे कुछ बोलना चाह रहा हूँ। बोलिए। तो उन्होंने बोला बेटा मालूम है तूने जब से काम शुरू किया ना, सब बोलते थे अरे हाँ, अरे आया चन्नी का बेटा आ गया, चन्नी का बेटा आया, हाँ वो चन्नी का बेटा, चन्नी का बेटा, चन्नी का बेटा। बोला आज मैं ये खड़ा हूँ तेरी गाड़ी और तू आया ना, तो किसी ने बोला राजू सिंह आ गया। तो तूने अपना जगह बना लिया। तो मुझे वो एक सुनने के लिए ऐसा लगा कि मेरे एक सीनियर मुझे बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या रियलाइज किया। तो मुझे ऐसा लगा ओ, बट इसको मैं अपने सर पे भी लेके जा सकता हूँ, लेकिन ये लगा कि हाथ जोड़ो और थैंक गॉड कि अपनी कोई पहचान बनी, फिर उसके बाद में जब मैं स्कोर करता था, जैसे मैंने मेट्रो पिक्चर की थी, तो मुझे वनराज भाटिया जी जो ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कोर एवरीथिंग, ये सब उन्होंने मुझे फोन किया, राजू आई सॉ द मूवी, आई लव द स्पॉट, आई लव द स्कोरिंग, हाउ यू थॉट। फिर मैं एक पेज 3 पिक्चर की थी मैंने, उसका स्कोरिंग और सब। तो मुझे केरसी लॉर्ड जी जो है, उन्होंने क्या क्या गाने, क्या म्यूजिक किया हुआ, आर डी बर्मन सबके साथ, उनका फोन आया कि अरे आई लव्ड इट, आई लव्ड इट, आई लव व्हाट ही डिड दिस, आई लव्ड इट। इतना एनकरेजमेंट मिलता है कि ऐसे लोग। एंड सबसे बड़ी बात उनमें ये थी, उनका बड़प्पन के उन्होंने कुछ देखा, उनको अच्छा लगा, उन्होंने फोन किया बोलने के लिए कि क्या अच्छा लगा। तो वो हमारे लिए एक ऐसा हो जाता कि यार सही पाथ पे, सही रास्ते पे जा रहे हो, यही करते रहो, यही करते रहो। तो ऐसी चीजें जो हमारे सीनियर्स से मिलती है, अपने बहुत क्लोज फ्रेंड से मिलती है, कि ये अच्छा लगा, ये अच्छा सब लोग बोलते हैं, लेकिन कुछ कुछ जिनके काबिलियत पे हम इतना गर्व करते हैं, वो कभी बोले ना तो ऐसा लगता है नहीं सही है यार, एटलीस्ट दिस इज गॉड सेंट मैसेज के यही कर जो कर रहा है। तो ऑलवेज रिलाई ऑन दीज काइंड ऑफ एंड मुझे ऐसा लगता है वो लोगों ने जो किया ना, वो अपना, हमें भी ऐसा करना चाहिए कि अगर हमने किसी को देखा है ना, हमको फोन उठा के उनको फोन करके बोलना चाहिए। राइट, यंग टैलेंट को अप्रिशिएट करेंगे तभी वो चीज आगे जाएगी। अरे वो बहुत जरूरी है, और मैं तो मानता हूँ रात को लेट भी हो तो कर देना चाहिए, क्योंकि किसी को भी अपनी तारीफ सुनने में खराब नहीं लगता किसी भी वक्त। राइट। सो मतलब it's a different confidence you get. Yeah. Have you ever imagined that your TV background scores would become iconic? जैसे मैंने आपको बताया, कभी हमने काम किया ही नहीं किसी ये सोच के कि ये बड़ा होना चाहिए, ये पहुंचना चाहिए, कुछ नहीं, हम अपना काम करते रहे, जिस चीज को जाना है। क्योंकि मैंने आपको बताया, जिस चीज जो भी चीज पॉपुलर होती है, पॉपुलर होने तक बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। इट इज नॉट ओनली योर म्यूजिक बीइंग गुड कि पॉपुलर हो जाएगा, वो कैसे उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, कैसे उसको यूज करके लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, वो शो का क्या हो रहा है, वो फिल्म का क्या हो रहा है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी हुई और पब्लिसिटी कैसे हुई, वो ऑल दीज थिंग्स मैटर कि आपकी चीज पॉपुलर हो। हाउ डू यू बैलेंस? आपके हाथ में जब है ही नहीं तो आप सिर्फ अच्छा काम करो ना। हाँ, राइट। ये बहुत बड़ी एडवाइस आपने दी है, क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम सोशल मीडिया की भी बात करें, इन्फ्लुएंसर्स हो गए या कोई भी हो गए, ऑलवेज एवरीवन स्टार्ट्स विद फेम, कि फेम आ रहा है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये चीज़ हमें हमारे बड़ों से एंड एक्सपर्ट सीनियर्स से समझना चाहिए कि अगर फेम से पहले हार्डवर्क देखो, क्योंकि फेम आएगा, वो अपना टाइम लेके आएगा, जब उसको लगेगा कि हमारे पास आ रहा है वो आएगा। That is destiny also यार, जब आपके लिए लिखा है तब हुआ। That is only the thing. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ डू यू बैलेंस योर क्रिएटिविटी विद
टीवी फास्ट पेस्ड डेडलाइंस? एक आदत पड़ जाती है, और वो आदत ये होती है कि विद डेडलाइंस योर माइंड स्टार्ट्स वर्किंग इन द लास्ट मिनट ओनली। यू गेट प्रोग्राम दैट वे ना। अच्छा, तो ये और एग्जाम्स के साथ तो दूसरी चीज, बहुत होता है, एग्जाम्स में तो हाँ, होता है ये और चीज। दूसरी चीज क्या है, इतना काम करने के बाद में ना हम्म, टाइम कहाँ है कि दूसरे के साथ compete करो। आप अपने साथ compete करोगे, आप क्या कर चुके हो और आप क्या अलग कर सकते हो, तभी जाके कुछ बात बनेगी। राइट। सो अब लास्ट few years I have become, I've slowed down, मैंने टीवी बहुत कम कर दिया है। अच्छा। नाउ स्कोरिंग तो चालू है OTTs पे भी, एंड दिस वन आल्सो, फिल्म्स आल्सो, बट अब मेरे को गानों का यू नो शौक हो रहा होगा। अभी अभी गाने पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, गानों पे। तो और जिस गाने का जिस जगह पे लिखा वो अपने आप हो जाएगा। ऑफ कोर्स बैठे बैठे नहीं होता, वो लोगों को कांटेक्ट करना ही पड़ता है, वैसा नहीं है, कोई हर्ज नहीं है लोगों को फोन करके बोलने में। मैं पहले, क्योंकि मैं इतना बिजी था, मुझे फोन करने की जरूरत नहीं पड़ी, सो आई वाज ब्लेस्ड कि अपना काम लगा रहा था। बट अभी क्या होता है कि बहुत सारे इंडस्ट्री में जनरेशन चेंज हो जाते हैं, लोग चेंज हो जाते हैं ना, तो you have to connect with them to let them know that you open to working and you have something for them to listen to it. वो करना चाहिए, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो करने की। और उसमें झिझक नहीं। अगर स्टोरी सुनी है कि अमिताभ बच्चन जी ने एक पे जब जरूरत पड़ी थी तो उन्होंने फोन किया था, यश जी को या करण को या किसी को फोन किया ना, राइट। तो सामने वाले को जब इन्फॉर्मेशन नहीं होगी आप ये करने को तैयार हो, तो वो कैसे आप के साथ देगा। Right. The project you enjoyed apart from the movie and TV, the funny project, the light funny. देयर वाज दिस, तो एक शो था जो प्ले था, उसमें किशोरदा की आत्मा आती है, Okay. तो वो शो का म्यूजिक करते हुए हमें किशोरदा के गाने करने थे, अराउंड आई थिंक 28 गाने। तो गाने को रिक्रिएट करना, एक किशोर कुमार वॉइस इंट्रोड्यूस करना जो कि लगे कि किशोरदा गा रहे हैं, करके वो जब मैंने किया, वो ऑलमोस्ट 6-8 महीने दिल्ली जाके वो सब करे थे। किंगडम ऑफ ड्रीम्स, वो जो जगह थी किंगडम ऑफ ड्रीम्स दिल्ली में, तो वहां पे ये शो था झुमरू। तो वो प्रोजेक्ट करने से जो एक्सपीरियंस मिला, और उसके बाद में मेरे पास जावेद साहब ने बोला कि शोले का रेस्टोरेशन चल रहा है, पूरा शोले रिक्रिएट करना। तो जावेद साहब रिकमेंडेड मी एंड ऑल दैट। तो मैंने वो पिक्चर जो किया, तो उसमें गाने भी वापस करने थे और सब। तो मैं ये सोचता हूँ भगवान ने मुझे पहले वो प्रोजेक्ट दिया ताकि मेरे हाथ उस पर बैठे, वो सब इंट्रिकेसीज उसके मालूम पड़े, और फिर मेरे हाथ में शोले दिया। और मेरे से ज्यादा ब्लेस्ड कौन हो सकता है कि I got a chance to touch a film like Pancham Das work that way। और बहुत लोगों को लगता था हमने चेंज कर दिया, नहीं, I did try to do exactly what Pancham Da had done, because the idea was कि इसी को, क्योंकि वो प्रिंट सिर्फ स्टीरियो था ना, तो अभी हमें डॉल्बी जो थिएटर्स में होता है, वो सब करने के लिए उसको कन्वर्ट करना था, तो उसके लिए री रिकॉर्ड करना ही एक सोल्यूशन था क्योंकि उसके ट्रैक्स नहीं थे। तो मैं बोलता हूँ कि एक काम आया, उसने कुछ सिखाया और अपने आप को तैयार किया, ये जो बड़ा काम आने वाला था उसको करने के लिए, और शोले करते वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही दुख है कि रमेश सिप्पी जी वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। अदरवाइज मैंने तो, माय मेन रीजन ऑफ डूइंग इट वाज कि रमेश जी के साथ में काम करने मिलेगा, सीखने मिलेगा, और बिकॉज़ माय डैड इज आल्सो प्लेड इन शोले एवरीथिंग। सो मेरा तो वो था, तो मेरे खाली पूरे एक्सपीरियंस में बस वही था कि रमेश जी की कमी थी मेरे साथ, बस। तो एक वो लग गया। तो माय मेन रीजन वाज कि रमेश जी रहेंगे और रमेश जी से काम करने का मौका मिलेगा। और फिर उसके बाद में देयर आर सो मेनी मोमेंट्स कि हर काम आपको कुछ सिखाने के लिए मिलता है, जो कि आगे कुछ आ रहा है वो करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं। तो नेवर
उसमें से क्या सीख सकते हो जो काम कर रहे हो, बस वही सबसे मेन इम्पोर्टेंट। राइट। सो आपने एक सेकेंड, हाँ, तो क्या आप किसी ओल्ड क्लासिक सॉन्ग का रीमिक्स करना चाहेंगे? मैं कर चुका हूँ, मैं आपको बताता हूँ। काफी साल पहले देयर यूज्ड टू बी अ म्यूजिक लेबल कॉल्ड मैग्नस साउंड, जो नॉन फिल्म म्यूजिक करते थे, प्राइवेट म्यूजिक, यू नो जिसमें बहुत सारे आर्टिस्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। अतुल चुरामनी वाज द शशि गोपाल जी की कंपनी थी। उस टाइम पे अतुल चुरामनी यूज्ड टू बी हैंडलिंग द A&R एंड एवरीथिंग। सो उन्होंने बहुत सारे आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस किए हैं वो प्राइवेट म्यूजिक में, और सब जो नॉन फिल्म म्यूजिक होता था। तो दलेर मेहदी जी से बाबा सहगल, कितने सारे सब लोग। तो मुझे इंट्रोड्यूस किया था अतुल चुरामनी जी से सलीम मर्चेंट ने। सलीम सुलेमान जो है ना, सलीम मर्चेंट ने मुझे इंट्रोड्यूस किया टू अतुल चुरामनी, एंड उसकी वजह से मुझे एक जोन मिला कि मैं नॉन फिल्म म्यूजिक के जोन में कुछ करूँ। तो पहला प्रोजेक्ट उनके साथ जो किया था वो था एक रूप इनका मस्ताना एल्बम का नाम था। तो हमने वो गाना भी किया था। तो मैंने डिसाइड किया था अगर रीमिक्स सब कर रहे हैं तो मैं अलग क्या कर सकता हूँ। तो मैंने चूज किया कि मैं जो भी गाने करूंगा वो रेगे बीट पे होंगे। ओके। तो मैंने एक थ्रेड ये रखा था कि पूरे सब गाने रेगे बीट पे ही, अलग अलग रेगे स्टाइल्स में। तो उसमें वो एक गाना किया था, वो रूप तेरा मस्ताना, जो शान शान ने गाया था। हाँ, तो वो वाला किया था पंचम का गाना। तो वो एक एल्बम की थी जो माय इंटरप्रिटेशन ऑफ सॉन्ग्स इन रेगे बीट्स, वैसे तो वो किया था। देन उसके बाद में आई डिड आफरीन आफरीन, जो आपने देखा वो वीडियो जो लीजा रे के साथ में। उसमें जाना था कि वो मासूम नहीं, आफरी 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 आफरी, जो डेजर्ट में जाके शूट किया था, लीजा रे वाज एक्टिंग इन इट, केन गोशट डन द। I have heard the song. I'm someone who loves songs. सो वो वो था, उनकी एल्बम थी संगम, जो नुसरत फतेह अली खान साहब, जावेद अख्तर जी और उत्तम सिंह जी ने अरेंज किया। They had finished the album and I think नुसरत जी was looking for कि एक गाना, क्योंकि उन्होंने पहले, उससे पहले वो पीटर गैब्रियल जी के साथ में और सब, पीटर गैब्रियल जी बोल रहा है, पीटर गैब्रियल के साथ में उन्होंने अपना मॉडर्नाइज्ड कवालीज और वो सब पूरा किया था ना, अगर ऑल दोस थिंग्स। सो वो एक सोच रहे थे कि एक गाना हम एक म्यूजिक स्टाइल अलग में करें। तो फिर केन घोष वाज डूइंग इट, केन घोष के साथ मैं भी इंट्रोड्यूस हुआ, फिर HME was doing it. So we did that and went and played it to Nusrat ji. So Nusrat ji like jumped to the idea कि oh this is what I wanted, कि एक गाना ऐसा हो जाए। तो that was done by me. So वो किया था। then उसके बाद में जगजीत जी का एक गाना था, एक एल्बम थी उनकी यूनिक, उसमें गाना था तेरा चेहरा इतना हसीन लगता है, तो उसका एक वर्जन मैंने किया था जो मॉडर्नाइज्ड वर्जन था। सो आई डिड थिंग्स लाइक दिस बट नॉट टेकिंग अवे द सोल ऑफ द सॉन्ग। Right. So you have worked with some of the biggest singers. Which collaboration do you remember the most, and which was the most magical according to you? It will be so unfair to say anything कि इनके साथ में काम करने वाला था, but I can take the liberty of saying कि क्योंकि सोनू निगम is my जिगरी दोस्त, so I have always enjoyed with him because हमें एक दूसरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही बोलता है अच्छा ये मैंने अपने हिसाब से किया, अब मैं तेरे हिसाब से कुछ करके देता हूँ, ऐसे। So it's such a thing, दोस्त है इसलिए मैं ये लिबर्टी ले सकता हूँ बोलने का अकेले, वैसे otherwise it is unfair to say कि इनके साथ काम करने में मजा आया, तो फिर अगर ऐसा बोलूंगा तो मतलब दूसरों के साथ में नहीं आया, ऐसा नहीं होता। तो मजा तो सबके साथ में आया because we all as a team was trying to make that song into something, वैसे। तो बट कंफर्ट जोन के हिसाब से सोनू निगम from A to Z। And which collaboration you felt most magical? देखिए
वो बात वही आ जाती ना। फिर हम तो जब गाना कर रहे हैं, हम तो गाने के लिए सबसे बेस्ट जो कर सकते कर रहे हैं, है ना। तो इट वुड बी, अगर मैं बोलना चाहूँ, चलो ठीक है, अगर ऐसा कुछ कहना है तो आई हैड माई मोमेंट्स, जैसे गुनगुनाती है गीत गाती है, क्योंकि दो इंटरप्रिटेशन थे उसके, एक आशा जी गा रही हैं और एक सोनू निगम गा रहे हैं, तो दोनों अपना अपना स्टाइल में, दोनों दोनों ट्रैक ही अलग अलग हो गए, यू नो। इवन इनफैक्ट सोनियो कैन नॉट बी फॉरगॉटन, बिकॉज सोनियो के हिस्ट्री में, सोनिया जब बन रहा था तो मुझे क्या मुकेश जी बोलते थे, अरे ये सिंगर से ट्राई कर, ये सिंगर से ट्राई कर, ये सिंगर, तो मैंने 5-6 सिंगर ऐसे ट्राई कर लिए जस्ट बिकॉज मुकेश जी वाज सेइंग, बट देन आई सेड, फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं यार, तू जो गा रहा है वही ठीक है, तो फिर मेरा गाना मेरी वॉइस में रख लिया था। फिर मेरे दिमाग में आया यार, ये मैं कॉन्फिडेंट नहीं था कि, क्योंकि मैं सिंगर नहीं हूँ, बट वो जो गाया था उनको अच्छा लग रहा था, तो मैंने बोला यार मुखी जी एक चीज करते हैं, आई थिंक वी शुड गेट सोनू निगम टू सिंग दिस सॉन्ग, बट उसके बाद में आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम वो नहीं कर सकते कि सोनू निगम जी से गवाया और उसके बाद में और किसी से गवा रहे हैं। तो ऐसा क्यों, दोस्ती की वजह से या कोई और प्रोफेशनल रीजन था? ऑफ कोर्स दोस्ती की वजह से, बट एट द सेम टाइम it's a professionalism also, and it's a respect to a singer who's so capable कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, है ना। तो हमने उसका सेम, एक और कृष्णा कृष्णा जो है उन्होंने भी गाया था, तो लेकिन वो ट्रैक अलग था, क्योंकि वो एक सैड वर्जन, सैड सिचुएशन के लिए सेम गाने को हमने किया था, तो हमने ट्रैक भी बदल दिया, म्यूजिक ट्रैक, और वो तो वैसा एक वर्जन रखा था, लेकिन वो वर्जन था अलग, और सोनू निगम जी का जो रोमांटिक वाला जोन था वो उनका वो था, तो हमने वो किया। और सो स्वीट ऑफ सोनू दैट जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे, तो जस्ट बिफोर सेइंग टेक करते हैं, उन्होंने मुझे बोला कि राजू अभी भी सोच ले, तूने अच्छा गाया, अभी भी सोच ले, अगर रखना है तो तू अपना रख ले। तो मैंने बोला सवाल ही नहीं उठता। सो you know, see, he also did it because he cares for me, all that, but हमें गाने के बारे में सोचना बहुत इम्पोर्टेंट था उस टाइम पे। So what he did and what the song became popular, and the song became popular because उसके बाद में he had gone, I think 4 Indian Idol 4 ऐसे कुछ था, जहाँ पे he was not on the judge seat, but he went there as a guest. So he took his entry into that show by singing Sonia. एंड वो इतना पॉपुलर हुआ, वो इतना लोगों तक इंट्रोड्यूस हो गया वो, कि दैट सॉन्ग गॉट इट्स प्लेसमेंट, यू नो, within sort of fans, everything. Which lyricist you connect with more deeply? जावेद साहब, Okay. समीर Only जी, Javed Sahab. जावेद साहब, समीर जी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनके साथ सबसे ज्यादा काम किया हुआ, नो। और कुमार, यस, कुमार के साथ बहुत काम किया मैंने, इनफैक्ट जस्सी जैसी कोई नहीं था वो भी उन्होंने लिखा था, मेरा सोनिया भी उन्होंने लिखा हुआ है, तो वो एक बहुत अच्छा कनेक्शन है जहाँ वी अंडरस्टैंड ईच अदर, वो सब करके। बाकी आई वर्क विद एवरीबॉडी एल्स, इट्स वंडरफुल वर्किंग विद एवरीबॉडी एल्स, इट्स उन्हीं के जिनके साथ ज्यादा काम किया हो तो वो ट्यूनिंग हो जाती है ना, वैसा। Have you mentored any young composers or musicians? uh, while I was doing television last a decade back, what I did was, मेरे दिमाग में आया कि मैं अकेले काम कर रहा हूँ, एंड बहुत सारे कॉल्स आते थे जिन पे मैं काम को बोलता था नहीं, आई एम नॉट फ्री, तो माय मॉम ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी कि यार कोई भी काम आता है ना नहीं बोलना चाहिए। सो Correct. लेकिन अगर पॉसिबल ही नहीं करना तो कैसे, बोलो देखो कैसे। सो देन आई पुट अप अ टीम, यू नो, कि मैं सेटअप करूंगा, यू ऑल कंटिन्यू, कोई भी प्रॉब्लम्स है देन आई कैन लुक इनटू इट, यू नो, वैसा। ऑल द थीम्स, ऑल द थिंग वो कंपोज मैं करता था, बट वैसे करके देन रेगुलर बैकग्राउंड जो होता था वो तो माय टीम यूज्ड टू टेक ओवर, वैसे। तो वो करते वक्त आई थिंक by the time I did how many shows I've done, I think I've had people working under me up tak to more than 100. So
उसमें से काफी लोग हैं जो आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं. Hyacinth had started with me. Hyacinth has done beautifully well. Then Megdeep, there are so many other, Nishant, everybody, they have, and Shavik, how can I forget Shavik? Shavik is doing shows on his own. Nishant is doing shows on his own. So I think TV industry में अगर देखा जाए, 70-75% of the people right now working have all worked under me and then taken up there. The most challenging project till now. Most challenging project would be, मैं शोले बोलूँगा, क्योंकि शोले में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने सर पे, और आई एम श्योर कुछ लोगों को लगा होगा वो खुश नहीं है उस चीज से या खुश है, बट आई नो वो चीज और वो काम करते वक्त व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी हैड, व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशंस वी हैड, बिकॉज क्या था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम शोले रिकॉर्ड करने में था कि उस टाइम पे क्लिक ट्रैक पे काम नहीं होता था, सब हैंड कंडक्टिंग पे होता था, you know? तो वो टेम्पो मैच कर पाना हर चीज का, और टेम्पो तो अलग चीज, उसके अलावा उस टाइम पे यू नो इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट होती थी, तो पिच भी चेंज होते रहता था इन बीच बीच में, यू नो, तो सुर चेंज होते रहता था, तो वो सुर को, और वो भी ऐसा नहीं है +1 +2, वो माइन्यूटली फाइन ट्यूनिंग ऊपर नीचे चेंज होते रहती थी, उसको मैच करना पड़ता था, क्योंकि कुछ कुछ लीकेजेस वो डायलॉग के नीचे आते थे जो हमने क्लीन किए थे, तो उसको मैच कर पाना, बहुत ऐसे टाइप के बहुत सारे चैलेंजेस थे वो करने में, तो मैं एक्सक्यूज नहीं बना सकता जिनको ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है, लेकिन बोलते ना कि वो जगह पे आके आदमी करे तो ही मालूम पड़े कि यार क्या कर सकते थे और क्या नहीं कर सकते थे. So that was a challenge, and there couldn't be a bigger blessing कि पंचमदा के कोई काम को, you know, करने में. And it's already very difficult क्योंकि कुछ चीजें already set है, typed है, तो हम उसमें ज्यादा changes भी नहीं कर सकते. ये भी होता है, freedom भी कहीं ना कहीं रुक जाती है. Correct, correct. So artist you would love to collaborate in future? First of all, my kids are into the same thing. My son is also into music. My daughter is also into music. Joshua Singh, Rachel Singh, और Joshua Singh अपना, he's composing, he plays the guitar. He was a drummer with a band called Squad in the Box, which did very well. Now he's composing and singing and producing his own tracks. My daughter has studied from Berklee College of Music, graduated from there, and she's composing. She plays the guitar. She's picked up the guitar from there on her own, and she's composing and singing, and वो tracks record कर रहे हैं. So मेरे लिए मेरे स्टार्स ये दो लोग हैं, इनके साथ कोलैबोरेट करना चाहूँगा. फैमिली में ही म्यूजिशियंस है तो उनको काफ़ी सपोर्ट मिलता होगा आपसे, और आपका प्रोफेशनल म्यूज़िक एक्सपीरियंस उनको बहुत ज़्यादा ग्रो करने में मदद करता होगा. जिस चीज़ को आप 20 ईयर्स में गेन किए, वो चीज़ वो शायद 5 ईयर्स में गेन कर लें. देखिए, मैं कितना भी बोलूँ ना, इन द एंड अ फादर इज स्पीकिंग, अ पेरेंट इज स्पीकिंग, करेक्ट? लाइक माय वाइफ शर्ली सिंह, हम लोग जो भी बोलेंगे बच्चों को, वो घर की मुर्गी दाल बराबर है. तो क्या होता है, वो जब तक खुद वो जोन पे नहीं आएंगे, वो पिच पे आके प्ले नहीं करेंगे, और उनको मालूम नहीं पड़ेगा, फिर उनको लगेगा हाँ, जैसे मैंने कौन सी चीजें रियलाइज की कि यार मेरे मम्मी बोलते थे काश मैंने ये किया होता, ना. तो वो उसकी इम्पोर्टेंस तभी आती है जब वो खुद उतरेंगे ना वो चीज करने में, तब उनको समझ आएगा और वो होगा. बट नेवरदलेस आई हैव ब्यूटीफुल चिल्ड्रन एंड they understand, they learn from me, but मेरा ये भी है कि एक जनरेशन गैप आता ही आता है of music changing, music sensibilities changing. तो कितनी बार तो मैं उनसे सीख रहा हूँ. Yeah, there might be instances कि वो लोग रॉक प्रेफर कर रहे हो और आप क्लासिकल.
हाँ, मतलब ऐसी कई चीजें वो तो मुझे कभी कभी बोल भी देंगे, यार यार ये पुराना लग रहा है। अच्छा पुराना लग रहा है तो ठीक है, अभी नया क्या है। तो राइट। मैं सीखता हूँ, बट बट दे आई एम लकी दैट दे ओपन टू listening to ideas. You have seen shift from analog to digital. What changes you would describe, and what's your approach now towards music? uh, See, एनालॉग टू डिजिटल, जैसे हम लोग पहले एनालॉग करते थे, टेप्स पे रिकॉर्ड करते थे एंड एवरीथिंग, Hmm. that was being a musician, that was never my call. That's what was going on, है ना? Hmm. Hmm. वो ऑल टेक इंजीनियरिंग उसमें सब उन लोग के नजर में ज्यादा रहता था। Hmm. हम तो जिस चीज पे अवेलेबल है उस पे रिकॉर्ड करते थे, बट एक टाइम आया जब वी स्टार्ट गेटिंग डिजिटल मशीन्स ना, प्रो टूल्स ये सब। तो इनिशियली बहुत प्रॉब्लम्स हुई बिकॉज हम समझ नहीं पा रहे थे उसको कैसे यूटिलाइज करना। कभी कभी लगता था थिन आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, बट देयर आर लॉट ऑफ वेज ऑफ डूइंग इट राइट। ऑफ कोर्स देयर इज अ होल बिग डिफरेंस इन दैट एनालॉग साउंड एंड डिजिटल, बिकॉज डिजिटल इज टू क्लीन। Right. और हम जो एनालॉग होता है उसमें देयर इज सर्टेन हार्मोनिक्स, डिस्टॉर्शन लेवल्स एडेड ऑन, यू नो, Hmm. व्हिच gives you a kind of a warmth, everything, वो सब चीजें हैं। बट अभी क्या है, डिजिटल में सब सब चलन ही पूरा डिजिटल का हो गया। सारे हमारे डॉज, हमारा काम करने का टेक जो है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे करते हैं, सब डिजिटल हो गया है, वो कर रहे हैं। बट देयर आर लॉट ऑफ फ्यू पीपल हु बिलीव सो स्ट्रांगली इन द एनालॉग थिंग, एंड उसमें से एक मेरा दोस्त है तुषार पाटे। Hmm. ही हैज ओपनड अ एनालॉग स्टूडियो इन लोनावला, नियर लोनावला, and he believes in that, and he always tells me तू कुछ कर रहा है मेरे पास लेके आ, see I'll do it like this and show it to you, I still have to do that. Yeah, some people are connected to their roots very deeply. Yeah, so वो एक बहुत चीज है जो you have to feel and understand the बट whole आप thing. क्या डिफरेंसेस देखते हैं, जैसे कि म्यूजिक जो हमारा मतलब एनालॉग के टाइम के म्यूजिक में सारे इंस्ट्रूमेंट्स लाइव प्ले किए जाते होंगे, और इस वक्त जो है ज़्यादातर कीबोर्ड पे ही प्ले कर देते हैं, या फिर कोई बाद में जाके साउंड ऐड कर दिया, तो इसमें कितना डिफरेंस आता है? कैच हो जाता है वो आप लोगों से, क्योंकि आप लोग म्यूजिक इतने टाइम से प्रोड्यूस कर रहे हैं और जानते हैं उसके डिटेल्स, तो आप लोगों से कैच हो जाता है कि ये लाइव वाला है और ये डिजिटल वाला है, या फिर मिक्स हो जाता है, खत्म हो जाती Okay, है वो डिफरेंस? leaving aside analog and digital, it's more, आप मुझे लगता है आप जो बात कर रहे हैं लाइव और इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना? या ओके, लाइव देखिए, लाइव में फर्क ये था कि सब साथ में बजाते थे, सो एक दूसरे को देख के बजाना, and that energy levels, you know, everybody is trying to match up to each other's tempo, each other's feel, या you know, so वो एक जो एनर्जीज आती थी ना वो चीज में, वो अभी इसलिए मिसिंग है क्योंकि हमारे पास अभी जो डिजिटल मल्टी ट्रैकिंग आ गई है, तो हर आदमी आके अलग 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 अकेले अकेले में अपने अपने ट्रैक्स बजा के जा रहा है। Now the whole responsibilities come on to the music producer, the music engineer, the music composer, के हम तोड़ तोड़ के करते जा रहे हैं, बट हम लोग को इमेजिन करना पड़ेगा क्या होगा, और इमेजिन करने से ज्यादा इतने पॉसिबिलिटीज ऑफ क्या हम मिक्स के टाइम कर लेंगे, यू नो, इसको इतने पॉसिबिलिटीज हो गए ऑफ डूइंग थिंग्स इन डिफरेंट वेज कि जब तक गाना फाइनल मिक्स नहीं होता आपको उसकी शक्ल एग्जैक्टली दिखती नहीं है। कभी कभी दिख जाती है, कभी कभी ऐसा लगता है यार क्या निकलेगा उसका अंदाजा नहीं होता, है ना? तो वो एक फर्क है। और लाइव का चीज ही ऐसी है, जो लाइव जो बजता है, जो अगर कोई फ्लूट बजा रहा है तो अब ये जो तर तर, अब ये जो गाने में और बजाने में आता है यू नो, ये कितना भी कीबोर्ड पे आप ट्राई कर लो ना कहीं वो मिस होएगा। या तो वो कीबोर्ड प्लेयर ने इतना स्टडी करके उसको मैनिपुलेट किया है, लेकिन किसी किसी चीज वो आता ही नहीं है वो। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, अगर कोई पीस है जो इलेक्ट्रॉनिक में बजाया हुआ, वो कभी लगेगा ही नहीं सही, वो लाइव इंस्ट्रूमेंट बजा के ही डब करना सेंसिबल रखता।
तो लाइव इंस्ट्रूमेंट्स कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है. इट्स ओनली अ चलन जो सैम्पलिंग और ये सब चीजों में चला तो गया. ये सही चल रहा है या फिर यू थिंक कि ये चीज वापस आएगी लाइव इंस्ट्रूमेंट्स की? बिकॉज वापस आ गई है सुहानी जी. अब आप देखो जहाँ पे लाइव करना पड़ता है वहां करते ही हैं. और सैंपल्स भी क्या है, सैंपल्स लाइव चीज को ही सैंपल किया हुआ है ना. आप उस कीबोर्ड पे सिर्फ फ्लूट साउंड को बजाने की कोशिश करेंगे तो उसमें वो आर्ट और स्किल चाहिए कि उसको एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर सको. बट अब आप अगर देखें तो जब से इलेक्ट्रॉनिक्स आए, इट हैड डेफिनेटली टेकन अवे लॉट ऑफ वर्क फ्रॉम म्यूजिशियंस एंड एवरीथिंग. बट ऊपर वाले ने दूसरा रास्ता खोल दिया. म्यूजिशियंस का लाइव शोज में अब कितने म्यूजिशियंस यूज करते हैं, है ना. लाइव शोज जो स्टेज शोज होते हैं उसमें अब आपने अगर नोटिस किया होगा तो अभी तो ऑर्केस्ट्रास दिखते हैं, पूरा वायलिन बज रहा है, सब कुछ, है ना. तो अब वो एक्सेप्टेंस ऑफ दैट थिंग इज गॉन टू लाइव वैसे हो गया है. उसकी वजह से साउंड में अभी रिकॉर्डिंग में काफी चीजें लाइव रिकॉर्ड करते हुए एग्जैक्टली जितना हुआ करता था उन्नी लाइव के टाइम पे, ऑफ कोर्स नॉट. बट लाइव इज लाइव. एंड घूम फिर के आदमी को मिट्टी वाली चीज जो होती है ना, वो जड़ों तक पहुंचना ही पड़ता है. तो उसमें जो ह्यूमन का जो एक सोल होता है वो उस तक आना ही पड़ता है. What DAWs or softwares you prefer in your music composition? I am using Cubase. Cubase 14 अब तो 15 पे आ गया, तो I'm using Cubase 14. I feel more than Logic, I'm more comfortable on Cubase. Cubase because मुझे ऐसा लगता है it's very musician friendly. And अब तो the 14 and 15 it's crossed the levels of matching up to all other DAWs मेरे हिसाब से. And it's brilliant. क्या क्या possibilities है उसमें और क्या क्या सीखने को उसमें. Oh, very nice. What is your take on AI and computer assisted composing tools? Okay, मेरा take on these AI tools and everything, I call it tools only because we should be using it as tools only. अब जैसे इट इज अ टूल के हमें वो बता सकता है कि हमारा, अभी सपोज मैंने गाना बनाया कुछ और मैं गाना उसमें डालू और बोलूं कि इसको अगर मैं जैज स्टाइल में सुनूं तो कैसे लगेगा, उसको अगर मैं ये रेगे स्टाइल में सुनूं तो कैसे लगेगा, अगर इसको मैं ब्लूज ट्राई करता हूँ या इस बॉलीवुड असली में क्या होगा. तो इट शुड बी यूज्ड एज अ टूल के इमीडिएटली आपको वो करके दे देता है. बट इफ यू गोना यूज दैट ओनली तो फिर आपने क्या किया. और उससे दूसरी खराब चीज है कि अगर आप कंपोज भी ना करें और कंप्यूटर को बोले कंपोज करना है तो आप क्या कर रहे हो, है ना. तो इसको सिर्फ एज अ टूल टू बी एबल टू इमीडिएटली सेव टाइम एंड सी कि ये कैसे कैसे साउंड कर सकता है अपना काम. ऐसी चीजों के लिए यूज करो, थोड़े आइडियाज मिलते हैं उसमें, ये होता. वैसे यूज किया जाए इट्स अ ब्रिलियंट टूल. बट अगर उसका मिसयूज किया जाए और बहुत सारे लोग जो कंपोजर नहीं भी है वो भी अगर उसमें, क्योंकि वो कंपोज भी नहीं कर रहे हो तो खाली उसमें टाइप कर रहे हैं इस टाइप का इस टाइप का इस टाइप का प्रॉम्प्ट्स डाल के और वो गाना बना के दे देता. बट वो चीज फिर आपने क्या किया उसमें. ऑफ कोर्स यू नो बेटर हाउ टू पुट दोस प्रॉम्प्ट्स एवरीथिंग. then you can't call yourself a composer, na? Basically prompt engineer. Correct. Yeah, so how do you ensure that your music seems to touch the people's soul या फिर उसमें humanity दिखे? उसके लिए आप क्या ऐसा करते हो जिससे वो लगता है कि है भाई इंसान ने क्रिएट किया? क्योंकि आज के टाइम पे डिजिटल एरा में एआई जनरेटेड म्यूजिक भी कहीं ना कहीं पसंद किए जा रहे हैं. नहीं सी एआई जनरेटेड म्यूजिक पसंद किया जाए या नहीं किया जाए, नहीं, वो उनकी टेक्नोलॉजी बहुत आगे तक बढ़ गई और वो जो एआई जो है वो क्यों कर पा रहा है, क्योंकि वो हमारे ही गाने और हमारे ही दुनिया के जितने गाने लोगों ने काम किया उसी से सीख रहा है वो. समझे ना. तो वो उन्होंने भी इतनी जल्दी ऐसा रिलीज नहीं कर दिया, उन्होंने उसके स्टडी को और डिटेल में जा जाके कर करके ऐसी चीज कर पाए वो, इसलिए अब रिलीज किया, है ना. लेकिन अब उसमें भी देयर आर इश्यूज दैट
अगर वो किसी का स्टाइल यूज कर रहा है, किसी की चीजें सीख के, तो वो उसमें से उसका क्रेडिट किसको जाना चाहिए? तो ऐसे इंडियन इश्यूज हैं, सिनेमा। बट मैंने जैसे बोला उसका सही यूज किया जाए तो ऐसा टूल ही नहीं है कहीं। योर थॉट्स ऑन म्यूजिक रीमिक्स कल्चर टुडे। सी, मैं अगर इसके बारे में बोलूं तो शायद कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगे, या कुछ लोग बोलेंगे नहीं ये पुराना सोच है, लेकिन इसमें मुझे लगता है कुछ तो है कि व्हाई इज इट कि इतने सालों में जो भी हिंदी पिक्चर बनती है उसमें एक गाना हमेशा जो प्रमोट किया जाता है वो कोई ना कोई पुराने गाने का रीमेक या रीमिक्स या कुछ उसकी चीजें लेके वैसे ही किया जाता है, करेक्ट? राइट, पास्ट 10 years से ये ज्यादा बढ़ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि बाकी जो नए गाने बन रहे हैं उनमें दम नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या उसमें हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं? अब मैं सोचूंगा तो मुझे लगेगा शायद न्यू एंड में, लेकिन अभी चीजें चेंज हो गई हैं, काफी लोग कर रहे हैं। अब मुझे मुझे सबसे ज्यादा लगता था कि वो सब गाने ना सोच समझ के किसी चीज के लिए बनाए गए थे, तो वो, और वो याद रहने वाले गाने थे, वो जो सामने वाला गा सके। कभी कभी ऐसा लगता है कि ब्यूटिफुल टू लिसन टू, but probably because my schooling of music is different, so I can't relate to it to be able to remember and sing it. But सुनो, आप ट्रैक सुनो और वो गाना सुनो, उस टाइम बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक वो मेरे में एक कमी है जो मैं उसको ठीक करना चाहूंगा कि यू नो आई शुड बी एबल टू रिलेट टू एनी काइंड ऑफ म्यूजिक। No, this have been with other people also. It's not with you only. It's with new generation also. Ki somewhere we are also liking the old songs of 1990s, 80s, because somewhere उनमें एक heart touching चीज थी, कुछ तो है उसमें essence, कुछ तो डाला है जो दूसरे गानों में वो चीज क्लिक ही नहीं होती है। Whenever अगर उसमें कुछ सरगम है या कुछ क्लासिकल टच आता है गाने में, तभी वो पसंद आता है, तभी ऑडियंस उसको सुनती है, उसको स्टेटस पे डालती है या किसी भी तरह से उसका यूज करती है, तभी वो ट्रेंडिंग में जाता है। दिस व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड। एग्जैक्टली। तो बेसिकली आई थिंक द डिफरेंस इज कंपोजिशनल स्टाइल जो चेंज हुआ है ना। अभी जो फॉलोअर है बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज्ड इन्फ्लुएंस्ड चीजों पे जा रहा है। मैंने जैसे आपको बोला था, हर चीज अपने वापस घूम के आती है मिट्टी पे, वो ही काम करती है वापस। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है, आप तो लेकिन कितने सारे कंपोजर्स जो कितना अच्छा कंपोज कर रहे हैं, सभी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनका अच्छा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उनके रिलेटेबिलिटी टू दैट इंडियननेस इज देयर। मे बी मोर देन इंडियननेस, आई वुड से कि उन्होंने कहीं अपनी सोल डाली है। कुछ ऐसा करते हैं वो 1% जो एज एन ऑडियंस हमें तो नहीं समझ आता, बट जो उस फील्ड से है उनको टेक्निकलिटीज में पता लग जाता है कि कुछ तो एसेंस डाला है जो कि बाकियों से अलग है। वो डिफरेंस पिछले 5-6 सालों में 101% आया है, इसीलिए गाने हमको सुनाई दे रहे हैं और वी कैन रिलेट टू इट एंड वी कैन। राइट। What time you prefer composing, day or night? जब मेरी लेजीनेस दूर हो जाए और मैं काम करूं। नहीं, फिर भी किसी किसी को मॉर्निंग में इंस्पिरेशन मिलती है, कोई नाइट आउल होता है, तो व्हाट्स योर्स? नाइट इज बेटर, मेरे लिए आदत पड़ गई। या शांति होती है ना आसपास। How do you handle your creative blocks? Earlier I knew how to do it, and अब जाके और भी डिफिकल्ट होते जा रहा है, but I think that's because I'm looking at others what they're doing. That's the problem. वो इन द क्रक्स बेसिकली यही है कि आप अपने आप के साथ में कम्पीट करोगे और नहीं सोचोगे दूसरे क्या कर रहे हैं। हर वक्त आप दूसरों को जैसे मत कोशिश करो। मैं वही मिस्टेक्स कर रहा हूँ और आस्ते आस्ते सीख रहा हूँ वापस कि भैया आपको दिखने में आपके फिंगरप्रिंट एवरीथिंग आपको इंडिविजुअल बनाया भगवान ने। आप में कुछ तो बात होगी जो आप जब अपनी बात करोगे तो वो अलग लगेगी। राइट।
How important is silence in music according to you? Silence is one of the biggest um, thing where the decision making of कहाँ साइलेंस रखना है, स्पेशली बैकग्राउंड म्यूजिक में, वो एक बहुत बड़ा साइलेंस इज म्यूजिक बोलते हैं ना, तो वो एक बहुत बड़ी चीज होती है, वो साइलेंस प्ले करता है, बहुत बहुत चीजें कहता है, तो वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली इन बैकग्राउंड स्कोर्स, स्पेशली क्योंकि बात वही है, कहाँ आप कुछ बजाते हो और कहाँ नहीं बजाते. How does your mood influence what you create? मोस्ट ऑफ द टाइम यस, क्योंकि कभी कभी एक हैप्पी बनाने गाने बनाने की कोशिश में भी रहते हैं, और अगर आपका मूड इज लिटिल लो, वो बात नहीं आएगी, तो थोड़ी देर छोड़ दो, go party, complain try. Do you keep a library of unfinished melodies? ये चीजें बनती रहती हैं तो रखते रहते ना, वो तो होते रहता है, बट नॉट लाइक कि मैंने गाने बना के रखे हैं, मैंने बैंक बना के रखा है. इट्स जस्ट लाइक जब चीज बनी, यू नो, यू स्टोर इट लाइक पहले कैसे डिक्टाफोन पे रख देते थे आइडियाज, वैसे अब हमारे पास टूल्स हैं, अभी तो एआई टूल्स है, ये सब करके एक अंदाजा करके, एक स्क्रैच करके आइडियाज रेडी रखो कि जब रिकॉर्ड करना है, कौन सी जगह पे रिकॉर्ड करना है, कैसे करना है, किस चीज के लिए करना है. नहीं तो नहीं, जैसे कुछ अनफिनिश्ड सॉन्ग्स हैं या फिर आपकी कुछ कंपोजिशंस हैं, तो 100 उनको आप रिकॉर्ड करके, कभी ऐसा होता है कि आप उनको फ्री टाइम में सुन रहे हो और उसी में से, उसमें से दो कंपोजिशंस को कुछ हद तक मिक्स करके एक थर्ड कंपोजिशन जनरेट कर दी? नहीं होता ही है, 100% होता है, बट क्या है ना, मैंने एक और चीज देखा, आई थिंक आई वुड लाइक टू टेल एवरीबॉडी आल्सो, द न्यू पीपल आर वर्किंग, फॉर सम टाइम आई स्टार्टेड लाइकिंग माय ओल्ड स्टफ, जितना करके रखा था इतना ज्यादा कि मैंने बनाना छोड़ दिया, कि ये करता हूँ, ये करता हूँ, यहाँ से लो क्या, यहाँ से अपने गानों में से, बट देन आई हैड टू ब्रेक आउट ऑफ इट, कि जो किया हुआ है कहीं सही जगह उसकी मिल जाएगी तो यूज करेंगे, लेकिन जब से मैंने अभी बैठ के स्टार्टेड माय स्लेट फ्रॉम जीरो, कुछ बना रहा हूँ, तो जो चीज बनती है वो अलग ही बनती है. तो आई थिंक यू शुड नॉट फॉल इन लव विद oldest of what you have. That mistake I made. What music mean to you on a spiritual level? I don't think there's anybody on earth who can live without music touching, reaching their ears. कोई आदमी कितना भी लहरे, मैं म्यूजिक नहीं सुनता हूँ, लेकिन एक बार आप म्यूजिक आपकी उसके लाइफ में से निकाल के देख दो, थोड़े दिन में कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा. म्यूजिक इज एवरीवेयर, मतलब सिर्फ गाने नहीं है, एक चीज को बजाया उसमें भी आपको एक म्यूजिक, एक रिदम मिलती है, 100%. हर जगह है. 100%. And music is a way of expressing without words. Or songs with words, or any other music without words. If not music, okay. Your upcoming projects? There's a Netflix show. Okay. There is a film I'm doing, David Dhawan ji ki. Then I finished one with Indra Kumar ji. Then abhi working on the songs, and बस ये सब चीजें. टेलीविजन बहुत कम किया हुआ. OTT, probably there are 2 more shows next year.